हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। देखिए, आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख ही लिया है कि आज के लेक्चर के अंदर हम वर्क पावर एनर्जी के रिलेटेड जितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन अब तक हमें मिले हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये जो अपकमिंग बोर्ड है उसके अंदर। और साथ ही साथ आपके लिए भी एक आई ओपनर की तरह काम करेगा। अगर आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर अपने आप प्रॉपर्ली दे सकते हो, दैट मीन्स आपके कंसेप्ट्स क्लियर है। और अगर नहीं दे पा रहे हो तो देखो कि क्वेश्चन को किस तरह से हमें करना है, राइट, और उसका आंसर हमें कैसे देना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन या ये जो न्यूमेरिकल्स हैं डिस्कस करने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने मेरे प्लेलिस्ट में जाके वर्क पावर एनर्जी के सारे वीडियोस देख लिए होंगे। आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से आता है, क्योंकि अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तभी जाकर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। आपको मजा आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने उनका आंसर कैसे देना है। लेकिन अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, पहले आप रन एकेडमी के चैनल में जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट में क्लिक करिए और वहां पर आपको वर्क पावर एनर्जी फॉर क्लास 10th आपको मिल जाएगा, जिसमें सारी वीडियोस डली हुई हैं, जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है टॉपिक बाय टॉपिक कि मतलब कैसे जो क्वेश्चन कोई आता है या कोई भी हमें आर्टिकल को कैसे समझना है और उनमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। ठीक है, अगर वो हो जाता है उसके बाद ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी, देखना आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो बेटा, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है। देखो, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गिवन बॉडी डिपेंड्स ऑन द। अब देखिए यहां पर लिखा है पोजीशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका p²/2m के बराबर होता है। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो है, आप बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी ½ भी तो होता है। मैं बोलूंगा बिल्कुल होता है, लेकिन आप एक बात ध्यान से देखिए, क्या इस फॉर्मूले के रिलेटेड कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यहां पे लिखी है? आंसर है नहीं। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को देखते हो तो इसमें आपको एक मोमेंटम जो है वो दिया हुआ है। इसी वजह से जो पहले पार्ट का आंसर है वो हमारा सी है। तो यहां से हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फॉर बर्निंग ऑफ कोल इन ए थर्मो इलेक्ट्रिक स्टेशन। देखिए ध्यान से ना वर्ड को देखा करो, ये लिखा है थर्मो। थर्मो का मतलब होता है हीट एक तरीके से। इलेक्ट्रिक मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हो गया हमारे पास यहां पे। अब वो कह रहा है कि मुझे यहां पर एनर्जी कन्वर्जन बताइए। जब हम कोयले की बात करते हैं, कोल की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास होती है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। तो अब आप ध्यान से बेटा इसमें देख सकते हो, ये यहां पे बी ऑप्शन में दिया है कि केमिकल टू हीट हुआ। हीट से आपके पास मैकेनिकल हुआ, ऑफ कोर्स, क्योंकि हीट जब हम देंगे, हीट से जो टरबाइन है वो आपकी घूमती है। टरबाइन घूमने के बाद जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी यहां पे प्रोड्यूस होती है। तो इन सभी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है जिसमें इलेक्ट्रिकल लिखा है, तो ऑटोमेटिकली बी ही आपका यहां पर सही ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट अब हमारे पास इन क्वेश्चंस में कहा जाता है, जैसे कि पहला वाला जो हम फिल इन द ब्लैंक्स है वो कवर करूंगा आपका। कहता है कि इफ द मास एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल्ड देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या होगी। देखिए हमें पता है कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है ½ mv²। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हाफ कहता है मास को मैंने कर दिया है डबल, ठीक है, ये 2m कर दिया मैंने यहां पे। फिर वो कहता है वेलोसिटी को भी मैंने डबल कर दिया है, तो 2v करके उसका स्क्वायर कर दिया। अब यहां पे बेटा 1/2 एज इट इज रहेगा, ये 2m एज ए रहेगा, बट ये 2 का स्क्वायर जो है ये 4v² हो जाएगा आपका। 4 2 8 होते हैं, तो 8 बाहर आ गया। क्या बच गया? सिर्फ ½ जो कि हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 8 टाइम्स हो जाता है। इसलिए अगर आप ध्यान से इस फिल इन द ब्लैंक्स को देखें तो लिखा इज डबल बिकम 8 टाइम्स। तो ये जो बिकम्स 8 टाइम्स है यही इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कहता था यूनिट ऑफ पावर दैट इज यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज। हमें पता है कि हम हॉर्स पावर का इस्तेमाल करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। मैंने अपनी वीडियो में
इसके बारे में भी बताया हुआ है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो आपका हॉर्स पावर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट फॉर ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अगर हम किसी भी चीज को हाइट की तरफ मतलब वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो देखोगे तो धीरे धीरे उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती है, और क्योंकि उसकी हाइट इंक्रीज होती है इसी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी आपका इंक्रीज होता है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो उसका फॉर्मूला है mgh। इसमें m और g कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं कर रहा, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो वैल्यू भी चेंज नहीं करेगी। तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट हमारे पास आ जाता है। तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी और हाइट के बीच में ग्राफ बनाना है तो पहले तो मैं y एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी और एरो ऊपर की तरफ लगाऊंगा, ब्रैकेट में जूल लिखना चाहिए। उसी तरह हाइट के लिए इधर एरो लगाऊंगा और ब्रैकेट में m जो कि उसका यूनिट है वो लिखना चाहिए। क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, इसी वजह से हम यहाँ पे इस तरह से जो ग्राफ है वो प्लॉट करेंगे। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसका जो ग्राफ था वो प्लॉट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो सबसे पहले कहता है द पर्सन वॉक्ड ऑन अ लेवल रोड। लेवल रोड पर जब कोई पर्सन आपका चलेगा तो इस डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई। और इसने बोला है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो बताइए। तो किसी भी पर्सन पे जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगती है वो एक्चुअली में उसका वेट होता है। जो वेट है वो आपका एक्ट करेगा डाउनवर्ड, ये आपका mg वेट है। अब आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट और वेट के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, कोज 90 डिग्री हमारा जीरो होता है, इसी वजह से पहले पार्ट का आंसर हमारा जीरो आएगा। फिर कहता कि द पर्सन क्लाइम्स अ लैडर। तो जब कभी भी मैं आपको एक सिंपल सा सिनेरियो देता हूं, मान लीजिए कि ये मेरा एक लैडर है और इस लैडर पे ये जो पर्सन है ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं मानता हूं इस चीज को। तो अब ध्यान से समझना, इस पर्सन का जो वेट है mg फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और अल्टीमेटली वो जा तो इस सीढ़ी पे रहा है, बट अगर मान लो वो यहां तक भी पहुंच जाए तो वर्टिकली कुछ हाइट वो अटेन कर लेता है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। अब आप बोलेंगे सर आपने ये वाली लाइन एज ए डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं ली, आपने यही क्यों ली? क्योंकि वर्क के फॉर्मूले में कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स एक ही लाइन में होने चाहिए। अब एक ही लाइन में होने का मतलब होता है अगर mg इस वर्टिकल लाइन के अलोंग एक्ट कर रही है तो हमें वो डिस्प्लेसमेंट लिखनी है उस बॉडी की जो वर्टिकल लाइन पे ही हो। तो ये कोई वर्टिकल लाइन नहीं है, ये इंक्लाइंड लाइन है, इसलिए हमने डिस्प्लेसमेंट इस तरह से कंसिडर किया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हो तो आने वाला कोई जो भी 2-3 न्यूमेरिकल आएंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फोर्स जिस लाइन में होती है, चाहे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम या डिस्प्लेसमेंट लेंगे, अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल, अगर इंक्लाइंड फोर्स है तो हम डिस्प्लेसमेंट भी फिर इंक्लाइंड वाली के ही लेते हैं। तो इस बात को समझना। अच्छा, मेन बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है, एंगल आपका 180 डिग्री का बन रहा है, इसलिए वर्क आपका यहां पे नेगेटिव लिया जाएगा। तो आपका जो इस सेकंड पार्ट का आंसर है वो है नेगेटिव। अब बात करेंगे सी की। कहता अ कार इज न्यूट्रल गियर्ड इज कमिंग डाउन द स्लोप। अब ऐसे ये एग्जैक्टली वही चीज है जैसे क्लाइंब के केस में किया था। तो ये मेरा अब नीचे की तरफ एक स्लोप है, इसमें एक कार है और कार क्या कर रही है, देखिए कार का जो वेट है mg वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है एंड मानता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इसी के अलोंग है, लेकिन क्योंकि मैं इस फोर्स को कंसिडर कर रहा हूं जो कि वर्टिकल है, और अगर कार मान लीजिए वो यहां पे आ जाती है, सपोज है ना, यहां पर आ जाती है, तो आप देखिए कि वर्टिकल वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बस इसका मतलब हुआ कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, थीटा आपका 0 और थीटा 0 तो कोस 0 होता है 1। तो इसलिए यहां पे क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है
और कोज की वैल्यू 0 की वैल्यू होती है 1, देयरफॉर पॉजिटिव वर्क यहां पे लिया जाएगा। तो ये पॉजिटिव वर्क है, ये नेगेटिव वर्क है, ये आपका 0 है। काइंडली सिनेरियोस को समझिए, तभी जाकर आप इसके आंसर बड़े अच्छे से दे सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे बेटे इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल की। अब इस न्यूमेरिकल को ध्यान, बड़ा इजी न्यूमेरिकल है, बिल्कुल कोई इतना मुश्किल है ही नहीं इसमें। कहते हैं द फिगर बिलो शोज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ का, उसका मास आपको दिया हो। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है आपको, मास दिया हुआ है। कितना दिया है, 200 ग्राम आपको मास दिया है। तो पहला स्टेप क्या होता है, केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने इसको 1000 से डिवाइड किया, 0.2 केजी आपके पास यहां पे आ गया। फिर कहता है कि डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन से एक्सट्रीम पोजीशन बी है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए हमारा 0 है, ठीक है। बी पर क्या कहता है, बी की जो हाइट है, सॉरी बी पॉइंट की जो हाइट है वर्टिकली वो 5 मीटर की है। बड़ा सिंपल सवाल, कहता है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट पॉइंट बी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होने की वजह से m आपका 0.2 है, और यहां पे देखिए g जो है वो 10 दिया गया है, तो इसलिए मैं यहां पे 10 यूज करूंगा, और हाइट हमारे पास 5 है। आंसर आपके पास 10 जूल आ जाएगा। ये है मेरे पहले पार्ट का आंसर। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। कहता है कि मुझे टोटल मैकेनिकल एनर्जी बताइए। देखिए मैकेनिकल एनर्जी और कुछ नहीं होता, इट इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और इसकी खास बात यह है कि यह हमेशा कांस्टेंट होता है ईच एंड एवरी पॉइंट पे। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम जो एक्सट्रीम एंड पर एनर्जी फाइंड करते हैं उसी को ही मैकेनिकल एनर्जी के बराबर कर देते हैं। मतलब अगर मैं बी पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करता हूं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी बी पॉइंट पे फाइंड करता हूं, तो ऑब्वियस है काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट लिखा जाएगा। बट क्योंकि यहां पर वो रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी 0 है, बट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी 10 जूल है, वो मैं निकाल चुका हूं। तो आंसर 10 जूल मेरा आ चुका है। क्योंकि एक्सट्रीम एंड पर मैकेनिकल एनर्जी 10 जूल है, इसलिए कोई भी पॉइंट आप कंसिडर कर लो, बी सी ए कोई भी कंसिडर कर लो, उन सब में मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट या सेम रहेगी। इसी वजह से हमारे पास जब हम बात करते हैं सी पॉइंट की, तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी विल बी 0 जूल। आप यहां पे ये भी 0 नहीं 10 जूल आप यहां पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ऐसे हमारे पास हो जाएगा। सी पार्ट की बात करेंगे। अब सी पार्ट में कहता है कि बताइए द स्पीड ऑफ द बॉब एट द पोजीशन ए व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम बी आएगा, ऑब्वियस है। तो देखिए बेटा हमारे पास पता है कि मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यही बोलता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बी पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं है। लेकिन जब आप ए पॉइंट पे आ जाते हो तो इसने ऑलरेडी बोला है कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 है, तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, बट ये हमारा 0 है। तो इससे पता लगता है कि जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी आपकी बी पॉइंट पे थी वो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए पे कन्वर्ट हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी हमारे पास 10 जूल है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ इंटू एम है 0.2 इंटू वी ए का स्क्वायर, क्योंकि मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये 0.1 आ गया, 100 आ गया, वी ए जो है आपके पास यहाँ पे √100 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल जो है ये आपने करना था, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, कहता था गिवन फिगर डिस्पाइट द ग्राफ the given figure depicts the graph of work done versus displacement under a constant force of 10 न्यूटन। ठीक है, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए काम करिए, बड़ा इजी है, आपको डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट में क्या वर्क डन होगा वो दिया हुआ है। तो अब एक काम करिए, आपने कोई एक वैल्यू उठा लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे ये 50 जूल का निकालता हूं। अब इस 50 जूल के हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, वो आपके पास यहाँ पे 10 है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना प्लीज, आपको
2 मिनट में समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं यहां पे। आपको पता कि वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, राइट। ये हमारा फॉर्मूला। क्यों थीटा लगाया? क्योंकि यहां पे एंगल्स ही पूछा गया है। वर्क को अगर आप ध्यान से देखें तो वर्क की वैल्यू है 50 दिया हुआ है आपको। फोर्स की वैल्यू बात करें, फोर्स की वैल्यू 10 दी है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी 10 दी हुई है आपके सामने। मैं कुछ इसमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा हूं। तो यहां से अगर मैं cos थीटा निकालूं तो ये आएगा 50/100 आएगा, ठीक है। कट के आंसर 1/2 आ गया। तो थीटा की कौन सी वैल्यू है जिसपे 1/2 आता है? तो आंसर आता है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री वाला ये जो सी पार्ट है यही आपका आंसर होगा। मतलब फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डिस्प्लेसमेंट। और इस तरीके से आपने ये वाला करना था, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास ये आता है, राइट। देखिए कहता है कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, ये ना इसको बड़े ध्यान से समझना होता है। कहता है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन द वर्क इज जीरो। सो इफ द वर्क डन इज जीरो देन इट इज नेसेसरली मींस द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। नहीं, ये गलत है। देखिए हमें पता है कि W हमारे पास एफ एस cos थीटा होता है। यह बात सच है कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क ने तो जीरो होना ही होना है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अगर वर्क जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ही होगा। ऐसा इसलिए कि मान लो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन है उनके बीच में अगर एंगल 90 बन जाता है तो cos 90 हमारा जीरो आएगा, तब भी तो वर्क डन जीरो आ सकता है। इसलिए ये जो बोला गया है ना कि इफ द वर्क डन इज जीरो, तो ये जरूरी ही है कि डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, तो ये गलत है। इसका मतलब है कि ए हमारा फॉल्स आ गया। दूसरा तो आई थिंक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ए फॉल्स वाला सिर्फ एक ही है आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही इसका आंसर बनेगा। हाँ, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बेटा क्या कहता है? रीजेनरेटिव ब्रेकिंग इन्वॉल्व्स हार्नेसिंग द एनर्जी दैट इज टिपिकली लॉस्ट when the car deaccelerates and brakes and instead using it to recharge the car's battery. Okay, unlike traditional braking system that simply dissipate energy, regenerative brakings allows some of that energy to be recycled. Okay, ठीक है। So वो कहता कि what is the energy conversion process that results in the wastage of energy in the normal car during braking? तो आपको भी पता है कि जब गाड़ी मूव करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, और वो काइनेटिक एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और यही है वो आपकी एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। एंड कहता ये है कि हाउ डज द रीजनरेटिव ब्रेकिंग डिफर्स फ्रॉम द नॉर्मल ब्रेकिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। देखिए सिंपल सी बात है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है इसमें क्या होता है कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है इसका एक्चुअली यूज किया जाता है टू रिचार्ज योर बैटरी। यहां पे लिखा हुआ है टू रिचार्ज योर कार्स बैटरी, मतलब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, जब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है ना, अगर आप ध्यान से अगर एक दो बार उस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो उसी में से ही आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए उसको ढंग से स्टडी करना, देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है द मास ऑफ द ब्लॉक एम, ये दिया हुआ है जिसका मास है 5 kg। ओके, तो ये मेरा 5 kg इसका मास है। इट इज मूव्ड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। अब देखिए फोर्स दिख रही है और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है, तो जो डिस्प्लेसमेंट मैं लूंगा वो ए सी का लूंगा। The force of 50 Newton is applied on the block to move it through the inclined plane as shown in the diagram. कहते हैं which of what is the work done by the force along the inclined plane? Along बोल दिया ना, तो देखिए 50 न्यूटन फोर्स है और इसी के along जो डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं वो 8 मीटर का है। बस बात खत्म है। ए पार्ट के अंदर हम वर्क निकालेंगे 50 इंटू 8 करके, जो कि हमारे पास 400 जूल हमारे पास यहां पे आंसर आ जाता है। फिर कहता है कि व्हाट इज द गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक पी इफ इट इज डायरेक्टली लिफ्टेड टू सी फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, पहली बात
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। इसमें जो h होता है वो होती है वर्टिकल हाइट, जो कि इस केस में यहां पे cb है। तो उसने बोला डायरेक्टली अगर मैं उसको लिफ्ट करके c पे रख दूं तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तो जमीन पर तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है इसलिए 0, और सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी mg इंटू हाइट, यहां पे bc वाला हम यहां पे यूज करेंगे। तो गेन कितना आ गया, mg इंटू bc हमारा आंसर है, मतलब सिंपल mgh करना है। तो अब बात रह जाती है कि सर bc तो हमें यहां पे नहीं दिया हुआ, तो क्या हो गया, हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर एंगल के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज है, और जो बच जाए वो बेस होता है, पर मुझे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए था, तो मैंने साइन 30 डिग्री का इस्तेमाल किया, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज इंटू साइन 30, साइन 30 1/2 होता है। तो 8 इंटू 1/2 करूंगा तो आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 मीटर हमारी BC की वैल्यू आ चुकी है, ये जो BC है ये हमारा 4 आ चुका है। सो M मास 5 है, G 10 है, BC की वैल्यू 4 है, आंसर बेटा हमारे पास 200 जूल आ जाता है। तो अब जो C पार्ट है वो इसी के ऊपर ही है, कहता है कि वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गेन ड्यू टू द वर्क डन ऑन द बॉडी, work on the body against the gravity, right? Then in this case, why the work done on the block and the increase in the potential energy block is difference? देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बात फैक्ट है कि वर्क डन जो है वो हमेशा इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। वो इस बात पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि आप किस पाथ से ए पॉइंट से सी पॉइंट पे लेके जा रहे हो। मतलब अगर मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलूं तो ए टू सी थ्रू द इंक्लाइन प्लेन, अगर मैं ब्लॉक को लेके जा रहा हूं उस टाइम जो वर्क डन लग रही है, और अगर मैं किसी भी ब्लॉक को, उसी सेम ब्लॉक को अगर डायरेक्टली मैं ए से सी हाइट तक डायरेक्टली उठा के ऐसे ले जाऊं तो इन दोनों केस में वर्क डन सेम आना चाहिए, बट यहां पे डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि जेन्युइनली देखा जाए तो 200 जूल ही लगना चाहिए, लेकिन इंक्लाइन प्लेन पर हमें ज्यादा वर्क डन लग रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी 200 जूल जो दोनों का डिफरेंस है वो वेस्ट हो रही है। तो अब सवाल ये कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आंसर है ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको 200 जूल एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, और इसी वजह से यहां पर जो है 200 एक्स्ट्रा लगाने की वजह से इंक्लाइन प्लेन पर 400 जूल ऑफ एनर्जी यहां पे हमारी लग रही है। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से काफी एनर्जी हमारी वेस्ट होती है, इसलिए हमें इतनी एनर्जी लगानी पड़े, मतलब 400 जूल लगाऊंगा तब जाके 200 जूल मुझे मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम a, इट इज गिवन दैट, ये अच्छा सभी बराबर है ये। सो इफ द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट द गिवन प्लेस इज g, ओके, देन व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। देखिए एट पॉइंट ए की अगर मुझे बात करता है, मैं आपको बता दिया एट पॉइंट ए की हाइट कितनी है टोटल 3h, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा m इंटू जी इंटू 3h, तो 3mgh इसका सही आंसर है, बात खत्म। कहता मुझे बताइए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी क्या होगा। ठीक है, निकाल देते हैं। बेटा सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा अभी यहां पे प्लीज। मैंने कहा ना मैकेनिकल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट वाला बताया था, क्या कहा था कि मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, और ए क्योंकि एक्सट्रीम एंड है और एक्सट्रीम एंड में कोई काइनेटिक एनर्जी यहां पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहां पर मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी एट ए के बराबर हो जाएगा। बट सी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी सी की प्लस काइनेटिक एनर्जी सी का एडिशन करके ही मैकेनिकल एनर्जी एट सी मिलेगा, जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी। तो ये वैल्यू तो आ गई 3mgh, कोई इशू नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी एट सी में ये देखोगे कि जमीन से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये h हाइट है, इसलिए यहां पे mgh ही आ जाएगा। साथ में प्लस कर देते हैं हम काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी विल बी 3mgh माइनस mgh
और फाइनल जो आंसर है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी का, दैट इज 2 mgh, वो हमें यहां पे मिल जाता है। बहुत सिंपल है, आसानी से आप ये कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो फिर से वही क्वेश्चन है। ये फिर से वही क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से हम एक बार स्टडी करते हैं। कहता है अ ब्लॉक जिसका मास है 30 kg इज पुल्ड अप अ स्लोप, डायग्राम बिलो, विद ए कांस्टेंट स्पीड बाय एन अपवर्ड फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। A and B are the initial and the final position of the block. So यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, क्या था, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ बाय द सर्फेस AB। तो कैसे करेंगे, देखिए मेरे को आपको मैंने पहले बताया कि फ्रिक्शन की वजह से हमें ज्यादा वर्क लगानी पड़ती है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे वर्क डन फ्रॉम A टू B का। सो A टू B के लिए फोर्स कितनी लग रही है, आप कहेंगे 200। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, आप कहेंगे 3। मैंने क्या दिया भाई, ठीक है 600 जूल हमारा वर्क लगता है अगर मैं A से B ब्लॉक को स्लाइड करके ऊपर लेके जाता हूं। लेकिन अगर उसी ब्लॉक को मैं डायरेक्टली C से B लेके जाऊंगा तो वर्क डन तो सेम आना चाहिए, बट नहीं आता। तो अगर उसी ब्लॉक को मैं वर्क डन निकाल रहा हूं फ्रॉम C टू B के लिए, तो अगर मैं डायरेक्टली यहां से यहां ऊपर लेके जाता हूं तो इस टाइम क्या होगा, क्योंकि वर्टिकली जा रहा है। पहली बात तो वर्टिकल के अलोंग जो फोर्स एक्ट कर रही है मुझे वो लेनी पड़ेगी। आप लोगों को कौन सी फोर्स है, बिल्कुल है जी इसका खुद का वेट। तो जो वेट है वो हमेशा वर्टिकल ही एक्ट करता है। तो वेट कितना है यहाँ पे 30 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पे 10 लेंगे हम। तो हमारे पास क्या आ गया, 300 जूल आ गया यहाँ पे। वे सॉरी जूल नहीं, न्यूटन, ये गलती नहीं होनी चाहिए, न्यूटन। 300 न्यूटन इसका वेट है जो वर्टिकली एक्ट कर रहा है। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसके अंदर, 1.5 का। मैंने कहा ना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन में होना चाहिए, प्लीज इस बात का ध्यान रखना। सो इस केस में मैं करूंगा 300 इंटू 1.5 कर दिया मैंने। अब आप बोलेंगे सर ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो आप माइनस साइन नहीं लेंगे। देखिए अगर मैं निकालता वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी तो ऑब्वियस है मैं नेगेटिव लेता, क्योंकि ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। लेकिन यहां पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि आपको कितना वर्क डन लगता है जब आप कोई फोर्स लगाकर विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी उसको C से B तक लेके आते हो। बात को प्लीज समझे, आप ब्लॉक को डायरेक्टली जैसे यहां से यहां उठा के ऊपर लेके गए हो तो ये आपकी अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ऊपर है, ये भी आपका ऊपर है। इसी वजह से हम वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव ले रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे के बराबर क्यों होगी? ये फोर्स और नीचे वाली फोर्स एक दूसरे के बराबर इसलिए होगी क्योंकि ये ब्लॉक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है उस पर नेट फोर्स 0 होती है। मतलब जितनी फोर्स ऊपर लग रही है उतनी ही नीचे लग रही है। तो नीचे 300 है तो मतलब ऊपर भी 300 न्यूटन ही लग रहा होगा। तो इस वजह से किया गया है। ठीक है, तो ये आ गया mg आ गया, नहीं mg ये रहा, ये h आ गया। आप सॉल्व करते तो आपका आंसर आता है 450 जूल, ये आपके पास आ जाता है। तो देखिए इंक्लाइन पे गए तो 600, डायरेक्टली लेके गए 450, तो मतलब वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कितना लगा हुआ है, एक्स्ट्रा कितना वर्क डन लगाना पड़ गया। तो 600 माइनस 450, आंसर 150 आ रहा है आपका जूल। तो ये वो एक्स्ट्रा वर्क है जो फ्रिक्शन की वजह से हमें लगाना पड़ता है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा 150। ये मेरा वर्क डन है। लेकिन उसने कहा है कि यार सर जी मेरे को आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताओ, वर्क डन तो समझ में आ गया। तो मैंने कहा कोई मुश्किल नहीं है। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन मतलब क्या, फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कितना है 150। ठीक है, फ्रिक्शन वाली फोर्स मुझे कैलकुलेट करनी है। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हम फ्रिक्शन कहां एक्ट कर रही है, अलोंग दिस इंक्लाइन प्लेन कर रही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 3 की लूंगा मैं, यहाँ पे 1.5 नहीं लूंगा। तो जब आप इसको 150 डिवाइड बाय 3 करेंगे आंसर 50 न्यूटन आपके पास आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि मैं किस टाइम पे 3 ले रहा हूं, किस टाइम पे 1.5 ले रहा हूं। एक बार फिर से बता रहा हूं, जब मैं A से B इंक्लाइन प्लेन पे लेके जाता हूं तब 600 जूल आता है, जब डायरेक्टली लेके जाता हूं तो 450 आता है। मतलब एक्स्ट्रा कितना वर्क लग रहा है वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए है। इसलिए
150 जूल आ गया। अब 150 जो है ड्यू टू फ्रिक्शन है ना, इसलिए फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जो है, अब मन में आ सकता है किसी के सर 1.5 लूं कि 3 लूं। मैंने कहा फ्रिक्शन किस प्लेन पे लग रहा है, आप कहेंगे सर फ्रिक्शन एक्ट कर रही है ए बी पे, तो मतलब आप ए बी वाला डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो इसलिए वहां पे आपने 3 लिया, डिवाइड किया, आंसर 50 न्यूटन आया, और इस तरीके से बच्चे आपने ये वाला न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था। अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। कहता है 2 स्टूडेंट्स आर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट विद द आइडेंटिकल 100 ग्राम मास सिंबल पेंडुलम, ईच राइजिंग द bob 5 मीटर above the mean position. The graph depicting the relation between the distance from the mean position and the velocity is given. ठीक है, मीन पोजीशन से जब आप एक्सट्रीम पे लेके जाते हो तो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 है, मीन पे आते आते वेलोसिटी आपकी 100 मीटर पर सेकंड हो जाती है। बिल्कुल सही है आपका। कहता है डेमोन्स्ट्रेट then using mathematical calculation that the path followed by one is devoid of friction। अच्छा, एक बात आप बताइए मेरे को, अगर कोई भी फ्रिक्शन आपकी एक्ट नहीं कर रही है तो एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम के नहीं, आप बताइए। मेरे पास यहाँ पे क्या है, पेंडुलम है, उस पेंडुलम को मैं एक्सट्रीम हाइट पे ले गया हूं, ठीक है। इस एक्सट्रीम हाइट पे मुझे पता है मेरी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, यहां से रिलीज करूंगा तो यहां पे सिर्फ क्या रह जाएगी, काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी। और ये वैल्यू एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होने चाहिए, क्योंकि अगर बराबर है तभी मैं कह सकता हूं कि कोई भी एनर्जी की वेस्टेज नहीं है, और अगर ये बराबर नहीं है देन आई विल से दैट कि यार एनर्जी वेस्ट हुई है और फ्रिक्शन जो है तब आपकी एक्ट कर रही है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे फाइंड किया, जो कि हमारा mgh से आ जाता है। m हमारे पास 100 ग्राम है, तो डिवाइड बाय मैंने 1000 कर दिया, g की वैल्यू मैंने 10 ले ली है, और जो हाइट है सभी में 5 ही है। ओके, सो देखिए मैं इससे ऐसे कट किया तो मेरा आंसर यहाँ पे 5 जूल मुझे यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अब मैं स्टूडेंट 1 की पहले बात करता हूं। ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट 1 की बात करता हूं, ये है स्टूडेंट 1, तो स्टूडेंट 1 के केस में वेलोसिटी मीन में कितना है, 10 है। ओके, सो इस केस में काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी हाफ इंटू m, मतलब 100/1000, ये मास है, v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10। देखिए ये गया 1000, ये इससे हुआ, ये कटा, आंसर 5 जूल आ गया। आप खुद देख सकते हो कि स्टूडेंट 1 के केस में काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे, मीन होता है यहाँ पे, मीन पोजीशन पे 5 जूल ही आ रही है, और एक्सट्रीम में भी क्या था, 5 ही था। तो इससे हमें पता लगता है कि आपकी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो मतलब मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है आपका, इसका मतलब कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई है, इसका मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल। स्टूडेंट 2 का भी चेक कर लेते चलो, वैसे तो ऑब्वियस है लग ही आएगा क्योंकि 80 है, लेकिन फिर भी चलो आपके लिए। सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ चुकी है हाफ इंटू अगेन 100/1000 तो मुझे करना ही होगा, साथ में 8 इंटू 8 में यहाँ पे करूंगा। सो ये इससे कट कर देता हूं यहाँ पे, ये मैं और आ गया 32/10 मतलब 3.2 जूल। एक्सट्रीम में कितना था, 5 जूल, मीन में कितना है, 3.2 जूल। तो अब आई थिंक इस एविडेंस से अच्छा और एविडेंस क्या होगा, आपको समझ में आ चुका होगा कि क्योंकि ये सेम एनर्जी नहीं पा रहा, इसका मतलब है फ्रिक्शन जो है वो स्टूडेंट नंबर 2 के केस में है, 1 के केस में नहीं है। तो नंबर 1 जो स्टूडेंट 1 है वो डिवाइड है, मतलब उसका एक्सपेरिमेंट में फ्रिक्शन नहीं है। कहते डज द सिचुएशन इन्वॉल्विंग द स्टूडेंट 2 एग्जिबिट्स अ ब्रीच ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आंसर है नो। एक बात समझ लीजिए, फ्रिक्शन हो चाहे ना हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कभी भी ब्रीच नहीं होती है। अब बोलेंगे सर एनर्जी तो सेम नहीं है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो ब्रीच हुई, ऐसा नहीं होता। अगर फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी वेस्ट हुई है, अगर मैं उस एनर्जी को प्लस इस एनर्जी को कर दूं तो ऑटोमेटिकली वो मेरे इनिशियल एनर्जी के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। देखिए हमारी जो एनर्जी है वो सिर्फ एक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती, प्लीज अपने थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा ओपन करो, समझो कि सिर्फ 2 ही एनर्जीज नहीं है जिनको हम स्टडी करते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी, बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं। और अगर आपकी किसी एक एनर्जी का कन्वर्जन होता है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर
तो अगर इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सभी जो वेस्ट हुई है नहीं हुई, इन सबको ऐड करके अगर वही एनर्जी आ रही है तो मतलब कंजर्वेशन एनर्जी आपकी टेक प्लेस कर ही रही है। और इसलिए इसका आंसर है कि बिल्कुल भी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा है। सो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई थिंक खत्म हो गया यही था आपका। तो फाइनली हमने अब तक जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बोर्ड की तरफ से आए हैं रिलेटेड टू वर्क पावर एनर्जी वो हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चंस को हमें कैसे ट्रीट करना है, इसको कैसे स्टडी करना है, कैसे उसके आंसर्स देने हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ऑफ कोर्स, तो मुझे लग रहा है आई होगी अगर आपने एंड तक यहां तक देखा है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो और आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। आई नो आप लोगों के स्कूल के अंदर अब पेपर स्टार्ट हो चुके होंगे, कईयों के हो गए होंगे, कईयों के हो रहे होंगे। तो मैंने वैसे ऑलरेडी सारी वीडियोस जो है अपलोड करी हुई हैं। मैं ऑब्वियस है, मुझे कई जो मैंने कमेंट्स पढ़ रहा था उसमें कहा गया है, कई बच्चों ने कहा, कहते हैं कि सर थ्योरी तो ऑलरेडी आप एक्सप्लेन कर ही चुके हो, बस आप क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं हर एक्सरसाइज में, जो आपकी बुक की एक्सरसाइजेज हैं उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको डिस्कस कर देता हूँ। बाकी थ्योरी मेरी डिस्कस्ड है ही है। एंड और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे उनकी वीडियोस जो है वो मैं अपडेट करता जाऊंगा साथ के साथ, ताकि आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।